हेलो स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज की वीडियो का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि समकालीन भारत में शिक्षा, जो कि हमारे बी प्रोग्राम के सेमेस्टर फर्स्ट का सब्जेक्ट रहने वाला है। जानते हैं DU सोल के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाला स्टूडेंट पहले से कवर कर लेता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडमली नहीं उठाए, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्जाम में 80 to 90% की प्रिपरेशन यहीं से कवर हो जाएगी। तो ये सिंगल वीडियो आप सभी के लिए इनफ है, आपको किसी और वीडियो की नीड नहीं रहेगी। आप इस सिंगल वीडियो से अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकालते ही हम विनर को तुरंत अनाउंस कर देंगे, जिसकी अनाउंसमेंट हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर की जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात है कि हमारे लेक्चर फ्री हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज। तुम्हें इन्हीं लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके भी पेड नोट्स अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है। कॉम्बो पैक में आप सभी के लिए ऑफर है। अगर आप सिंगल नोट लेते हैं तो उसका प्राइस आपको ओनली 45 रुपीज़ रहेगा। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट खरीदेंगे तो आपको 40 रुपीज़ पर नोट रहेगा। एंड स्पेशल ऑफर, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और आप ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट का पे करना रहेगा, बाकी एक नोट आपको हमारी ओर से फ्री प्रोवाइड होगा। एंड सेम कंडीशन फॉर 7 सब्जेक्ट्स। जिन स्टूडेंट्स के पास 7 सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे यहाँ से अगर 7 सब्जेक्ट्स के नोट्स लेता है तो उसको सिर्फ 6 नोट्स का पे करना रहेगा, बाकी एक नोट आपको हमारी ओर से फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, और नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, जो तुम्हारे DU सोल एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी भी स्टूडेंट को इन्हीं सब्जेक्ट को डीपली पढ़ना हो और अपनी रिवीजन स्ट्रॉन्ग करनी हो तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। रेडी, लेट्स बिगिन। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ फंक्शन एज इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस के रूप में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ कैसे रोल प्ले करती है वो हमें बताना है। और डिस्कस द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन द एजुकेशन इन द स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ RTE एक्ट। RTE एक्ट के बारे में बताते हुए हमें ये बताना है कि एजुकेशन में लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्या रोल रहता है। और इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, evaluate the role of panchayats and municipalities in ensuring democratic decentralization in rural and urban areas. Also, highlight the contribution of the legislature and judiciary in the context of Right to Education Act. हिंदी में है, पंचायत और नगर पालिकाएँ शव शासन की संस्था के रूप में कैसे कार्य करती हैं वो हमने बताना है। और RTI के विशेष संदर्भ में शिक्षा में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका बताइए। और इसी का हमारा अथवा में क्वेश्चन है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने में पंचायतों और नगर पालिका की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के संदर्भ में विधायिका एवं न्यायपालिका के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये कहेंगे, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ नेसेसरी नॉट ओनली टू हैव अ नेशनल गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू हैव अ सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि किसी भी कंट्री में एक नेशनल गवर्नमेंट का होना अनिवार्य है, हाँ, लेकिन साथ ही इसके साथ साथ हमें जो है लोकल लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हमारे कैसे आएंगे, इलेक्शन के थ्रू आएंगे। तो प्रस्तावना में हम कहेंगे, लोकतंत्र में केवल राष्ट्रीय सरकार ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने की व्यवस्था का भी प्रबंध होना चाहिए। यानी कि नेशनल लेवल पर तो गवर्नमेंट होती ही है, साथ ही पावर जो है वो लोकल लेवल तक भी हमारी बटी होनी चाहिए। तो इसीलिए पंचायत हमारी रूरल एरियाज़ में होती है और म्यूनिसिपैलिटीज़ हमें अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलती हैं। ये हमारी इस पावर डिसेंट्रलाइजेशन का जो हम पावर बटी हुई है कि नेशनल से लोकल लेवल तक, वो हमारी किससे बटी हुई है, वो हमारी इन्हीं 2 प्राइमरी से बटी हुई है, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पंचायत जो ग्रामीण क्षेत्र पे होती है और नगर पालिकाएँ जो शहरी क्षेत्र में होती है, इसी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रमुख माध्यम है।
और दे आर कॉल्ड सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस बिकॉज दे मेक डिसीजंस एंड एडमिनिस्टर देयर एरियाज अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स विद द कोऑपरेशन ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सिटीजन्स। और ये जो है हमारी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, इनको हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपने एरिया में जो भी डिसीज़न लेना होता है वो डिसीज़न को लेते हैं, और जो इनका खुद का एरिया इनको प्रोवाइड किया जाता है उसको एडमिनिस्टर भी करते हैं, उसको चलाते भी हैं, ठीक है। और जो भी लोकल की नीड्स होती हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार वो उस गांव को चलाते हैं। और इसमें उनको सपोर्ट कौन करता है? जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं, उनके कॉपरेशन से जो है ये सारी डिसीजन ले जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सब शासन संस्थाएं इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नगर पालिकाओं के सहयोग से अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय लेते हैं और प्रशासन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचायत और नगर पालिका का स्व शासन में योगदान, यानी कि सेल्फ गवर्नेंस में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ का क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले निर्णय लेने में स्थानीय भागीदारी। पंचायत और नगर पालिका स्थानीय नागरिकों के लिए की समस्याओं को समझकर योजनाएं बनाती हैं। अब लोकल पार्टिसिपेशन, जब भी हमें कोई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना होता है लोकल लेवल पर, तो लोकल लेवल पर ये दोनों ही, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, दोनों ही जो है अपने लोकल सिटीजन्स की प्रॉब्लम को समझती हैं, अच्छे से रिलेट कर पाती हैं, तो उसमें जो है इनका पार्टिसिपेशन रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर रोड्स बनवाना, वाटर सप्लाई सही करवाना, हेल्थ सेंटर्स खुलवाना और डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन फैसिलिटीज़, हर बच्चे को जो है अपने एरिया में एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ये लोकल नीड्स के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेती है। तो उदाहरण के तौर पर क्या है? सड़क निर्माण करवाना, जलापूर्ति करवाना, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक शिक्षा सुविधाओं का विकास करना। और दूसरा इनका कंट्रीब्यूशन होता है वित्तीय स्वशासन में, यानी कि ये संस्थाएं स्थानीय कर, शुल्क और केंद्र राज्य अनुदान का उपयोग अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों में करती है। यानी कि इनको जो भी इनको जो भी हम मनी प्रोवाइड होती है इन लोगों को, चाहे वो लोकल टैक्स से हो, चाहे फीस से हो, या जो इनको सेंटर और स्टेट प्रोवाइड करती है, उनको जो है उन पैसों को ये कैसे यूज़ करते हैं? उन पैसों को अपने एरिया को डेवलपमेंट करने में यूज़ करते हैं। तो यानी कि अपने एरिया को डेवलप करने में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। आगे थर्ड है सामाजिक न्याय और विकास। महिला सशक्तिकरण, असुनिश्चित जनजाति कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को लागू करना। यानी कि ये अपने क्षेत्र में जो है न्याय को भी सुनिश्चित करते हैं कि न्याय होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और जो हमारी शेड्यूल कास्ट होती है, जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से वेलफेयर प्रोवाइड करना, वो भी इन्हीं का काम होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि वीमेन की एम्पावरमेंट करना भी इन्हीं के हाथ में होता है कि वीमेन को भी उतना ही डेवलप कर पाए। तो शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जैसे स्कूल की निगरानी और छात्र उपस्थिति की समीक्षा। यानी कि अब जैसे कि ये सारे एरिया को एडमिनिस्टर जब यही कर रहे हैं, तो इनका मेन रोल रहता है एजुकेशन में भी, क्योंकि ये जो है सारे स्कूल्स को मॉनिटर करते हैं कि हाँ एजुकेशन का जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से लागू किया गया है कि नहीं किया गया, हर बच्चे तक एजुकेशन जा रही है या नहीं जा रही है। स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो उसको भी रिव्यू करते हैं कि बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे इनका कंट्रीब्यूशन है लोकतांत्रिक नियंत्रण पर, यानी कि पंचायत हो चाहे नगर पालिका, इनके निर्णयों पर नागरिक प्रत्यक्ष रूप से ध्यान रखते हैं। यानी कि जो ये डिसीजन लेते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, इनके जो डिसीजन होते हैं वो सिटीजन डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है, कि हाँ हमारी लीड्स के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो उसमें सिटीजन्स डायरेक्टली एक ट्रांसपेरेंसी रहती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो वार्षिक बैठकों और जन सुनवाई के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यानी कि इनमें ट्रांसपेरेंसी कैसे रहती है? तो ट्रांसपेरेंसी इज एंश्योर्ड थ्रू एनुअल मीटिंग एंड पब्लिक हियरिंग्स, यानी कि इनमें जो है हर साल में मीटिंग्स होती है, पब्लिक हियरिंग्स होती है, जिसकी वजह से लोकल पर्सन को भी पता होता है कि उनकी जो पंचायत है या उनकी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है वो कैसे काम कर रही है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा शिक्षा में विधायिका और न्यायपालिका की भूमिका। हम देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन के तहत लेजिस्लेचर और जुडिशरी का हमारे एजुकेशन में क्या रोल है। सबसे पहले हम विधायक का योगदान देखते हैं। तो शिक्षा के अधिकार नियम जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था, लागू करने के लिए नियम और बजट निर्धारित। यानी कि हमारी जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उसका कंट्रीब्यूशन ये रहा कि जो इन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आए तो उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे वो इन्होंने फॉर्म किए, और क्या बजट इन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो भी इन्होंने डिसाइड। और इसमें इन्होंने जैसे कि हमने देखा रूल्स कुछ इन्होंने बनाए। रूल्स में इन्होंने रखा कि 16 से लेकर 14 साल के जो बच्चे होंगे उनके लिए जो शिक्षा होगी वो मुफ्त प्राप्त की जाएगी, ठीक है, मुफ्त प्राप्त की जाएगी, और साथ साथ कंपलसरी होगी हर बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड होना। तो राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा स्कूलों के निर्माण, शिक्षक नियुक्ति,
और मानक तय करना, यानी कि इन्हीं की वजह से जो है स्कूल्स इंस्ट्रक्ट हुए हैं, टीचर्स अपॉइंट हुए हैं और इनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड हुआ है, किसकी वजह से, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से। तो ये लेजिस्लेचर का ही कंट्रीब्यूशन रहा है। अब हम देखेंगे न्यायपालिका का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, यानी कि जुडिशरी का योगदान देखेंगे। तो जब आरटीई लाई गई, राइट टू एजुकेशन लाया गया, उसको लागू करने के लिए जो हमारे आम सिटीजन्स के राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का रोल रहा है। आगे है, इन्होंने ये इंश्योर किया कि चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, वो आरटीई ने जो भी कंडीशंस लगाई हैं वो उनको इम्प्लीमेंट अच्छे से करे, ठीक है, उनको अच्छे से फॉलो करे, ये कोर्ट्स ने इंश्योर किया। तो अदालतों ने सुनिश्चित किया कि निजी यानी कि प्राइवेट हो या चाहे सरकारी स्कूल हो, उन्होंने राइट टू एजुकेशन की शर्तों का पालन करना है। उदाहरण के तौर पर दाखिले में आरक्षण, फीस वसूलना और गुणवत्ता की निगरानी में न्याय हस्तक्षेप, यानी कि जुडिशरी का इसमें इंटरवेंशन रहा कि कोई भी एडमिशन रिजर्वेशन किया जाएगा, फीस की कलेक्शन हो गया, मॉनिटरी क्वालिटी को इन लोगों ने इंपॉर्टेंस दी। तो ये हमारी जुडिशरी का रोल रहा था जब राइट टू एजुकेशन को लागू किया गया। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं, पंचायत और नगर पालिकाएं स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायतों या म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, इनकी वजह से जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वो स्ट्रेंथ होती है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, क्योंकि लोकल लेवल पे भी जो गवर्नमेंट्स हैं ये उनको जो है मजबूती प्रदान करती हैं और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन पे इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो लोकल सिटीजन्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में विधायिका ने कानूनी ढांचा और बजट सुनिश्चित किया, जबकि न्यायपालिका ने नागरिकों के अधिकार की रक्षा की। तो हम ये कह सकते हैं कि जब राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया तो उसमें लेजिस्लेचर का रोल क्या रहा कि राइट टू एजुकेशन के लिए क्या रूल्स रहेंगे, क्या बजट रहेगा, वो सुनिश्चित किया है किसने, लेजिस्लेचर ने। और वहीं जो जुडिशरी है उसने क्या किया कि राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करते हुए हमारे राइट्स प्रोटेक्ट किए। और फिर हम ये कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से ये संस्थाएं समान अवसर, जवाबदेही और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को सशक्त बनाती हैं, यानी कि ये दोनों ही इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाब देने को इन्होंने प्रमोट किया है कि अगर ये जो भी एक्ट लेंगे उस पर सिटीजन सवाल उठाएंगे ही तो इनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेसी क्या, यानी कि पावर को जो इन्होंने बांटा है उसको भी इन्होंने प्रमोट किया है। और एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि पंचायत, नगरपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी मिलकर समाज में शिक्षा विकास की समग्र प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हैं, यानी कि चाहे पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, लेजिस्लेचर या जुडिशरी हो, इन सभी ने मिलकर एजुकेशन का होलिस्टिक प्रोसेस किया, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट किया है। और सोसाइटी को भी इन्होंने साथ लेके चला कि सोसाइटी के लोगों को भी वेलफेयर होना चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन स्टिल कैरी कॉलोनियल ट्रेसेस, यानी कि आज के टाइम में स्कूल में हमें ऐसे कौन से रूल्स देखने को मिलते हैं जो पुराने कॉलोनियल टाइम पे भी थे। आज के समय में स्कूली शिक्षा के कौन से पहलू हैं जिनकी औपनिवेशिक जगह हैं। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉलोनियल इन्फ्लुएंस स्टिल विजिबल इन इंडियन स्कूल एजुकेशन एंड एनालाइज देयर इम्पैक्ट ऑन द करंट एजुकेशन सिस्टम। भारतीय स्कूली शिक्षा में आज भी दिखाई देने वाली औपनिवेशिक प्रभावों की पहचान कीजिए और उनके वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम ये लिखेंगे, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का गहरा प्रभाव पड़ा है। पुराने टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने जो भी स्कूल्स के रूल्स चलाए थे उसका जो इम्पैक्ट हमें आज भी हमारे स्कूल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे यानी कि 19 और 20 सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने जो भी रूल्स या करिकुलम चलाए थे उस टाइम पे वो आज के स्कूल में जो भी स्ट्रक्चर है हमारे स्कूल्स का, जो टीचिंग मेथड है, उसमें आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो 19वीं और 20वीं सदी में लागू किए गए नियम या पाठ्यक्रम ने आज भी हमारे स्कूल के ढांचे और शिक्षण पद्धति को प्रभावित किया है। आज के टाइम पे भी हम अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो भी हम एजुकेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिस तरीके से भी उसमें टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो सारा पुराना ही ब्रिटिश लोगों की देन है। आधुनिक शिक्षा में भी कुछ पहलू ऐसे हैं जो सीधे औपनिवेशिक नीति और सोच से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे कि एस्पेक्ट विद कॉलोनियल रूट्स, यानी कि औपनिवेशिक जड़ों वाले प्रमुख पहलू। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज के हमारे एजुकेशन में भी हैं और पुराने कॉलोनियल रूल से वो चलती आ रही हैं। ठीक है, सबसे पहला है लैंग्वेज स्ट्रक्चर। जैसा कि हमें पता है ब्रिटिश लोगों ने जब स्कूल चालू किया था तो उसमें उन्होंने प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश को रखा था। ठीक है, और जो हमारी खुद की लोकल लैंग्वेज थी, लाइक हमारी हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उन सबको सेकेंडरी ऑप्शन रखा था या अगर एक तरीके से ना के बराबर रखा था। तो आज के टाइम पे भी जो स्कूल का स्ट्रक्चर है उसमें लैंग्वेज की जब बात आती है तो उसमें प्राइमरी लैंग्वेज किसको रखा गया, इंग्लिश को रखा गया, और जो बाकी लैंग्वेजेस है उनको बाद में देखा गया।
एग्जाम्पल के तौर पे जब भी हमें आज के टाइम पे जैसे कि इंग्लिश कितनी ज़्यादा चलती है आज के टाइम पे हमें भी पता है, और जो भी स्कूल्स होते हैं इंग्लिश मीडियम उनका स्टैंडर्ड कितना बड़ा मानते हैं हम आज के टाइम पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि औपनिवेशिक जड़ का पहला पहलू क्या है, भाषा का ढांचा, कि अंग्रेज़ी शिक्षा को प्रमुख बनाना, ठीक है, मुख्य माध्यम बनाना, स्थानीय भाषाओं को गौण या पाठ्यक्रम में सीमित रखना। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का प्रभुत्व, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का बढ़ावा चलन। सेकंड ऑप्शन है करिकुलम एंड सब्जेक्ट स्ट्रक्चर, यानी कि आज के टाइम पे जो हमें देखने को मिलता है, हमारा सिलेबस हो गया, पढ़ाने का जो तरीका हो गया, वो पूरा का पूरा कॉलोनियल तरीके से बेस्ड है। जैसे कि आज के टाइम पे भी साइंस और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, उसके सिलेबस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, ठीक है, करिकुलम। और वहीं आज के टाइम पे जो हमें हिस्ट्री या कहीं सोशल साइंस पढ़ाई जाती है वो यूरोसेंट्रिक है, उसमें हमें यूरोप लोगों के ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स बताए जाते हैं। और इवन जो हमारी लोकल नॉलेज है, हमारी जो लिंग्विस्टिक अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, उसके लिटरेचर को, उसके कल्चर को इग्नोर किया जाता है। तो दूसरा इसका कॉलोनियल का क्या एस्पेक्ट है कि पाठ्यक्रम और विषय संरचना, विज्ञान और गणित आधारित पाठ्यक्रम पर जोर दिया जाता है, और वहीं इतिहास और समाजशास्त्र में यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है, यानी कि यूरोप लोगों के पर्सपेक्टिव ज़्यादा बताए जाते हैं। और वहीं साहित्य और संस्कृत में स्थानीय ज्ञान और भाषा विविधता का अवहेलना की जाती है, यानी कि इन्हें इग्नोर किया जाता है, हमारा जो लोकल नॉलेज होती है, लोकल ट्रेडिशनली जो भी कल्चर चलता आ रहा है हमारा। थर्ड हमें देखने को मिलता है, ये चीज़ तो आप भी देख सकते हो, पर्पस ऑफ एजुकेशन। कॉलोनियल टाइम पे क्या था, एजुकेशन क्यों शुरू की गई थी, स्कूल्स इसीलिए शुरू किए गए थे ताकि हम ऐसे बच्चे को तैयार करें जो गवर्नमेंट जॉब्स में आए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करें और कंट्री को सर्व करें, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी जो हमारा स्ट्रक्चर है कि एग्ज़ाम दे के जॉब लेना, वो एक तरीके से यही तो पर्पस है कि पढ़ाई आप लोग करो, और किस लिए पढ़ाई करो, जॉब्स के लिए। तो तीसरा हमें देखने को मिलता है शिक्षा का उद्देश्य। औपनिवेशिक समय में शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सरकारी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित करना या औपनिवेश की सेवा में योग्य बनाना, यानी कि सोसाइटी को ऑफर करना। आज भी शिक्षा प्रणाली में परीक्षा और नौकरी केंद्रित मानसिकता का प्रभाव है। और फोर्थ है टीचिंग मेथड, रोट मेमोराइजेशन बेस्ड टीचिंग, लेस फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। जैसा कि हमने देखा आज के टाइम पे भी जो हमें एजुकेशन देखने को मिलता है वो एग्जाम बेस्ड होती है, ठीक है। तो एग्जाम में हमारा ये नहीं देखा जाता कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, सही गलत की कितनी समझ है, उसको कितना कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं, सारी चीज़ मार्क्स पे डिपेंड होती है, ठीक है। और मार्क्स कैसे देखे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कि बच्चे को कितना याद, सिर्फ जो सब कुछ बेस्ड होता है वो मार्क्स पर बेस्ड होता है कि बच्चे को लर्न कितना, और फिर इसी मार्क्स को गेन करने के लिए बच्चा रटाफिकेशन का मेथड अपनाता है, ठीक है। तो यही इसमें लिखा गया है कि रटाफिकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो बच्चे की आलोचनात्मक सोच होती है, और रचनात्मक पर कम जोर दिया जाता है। आगे हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है स्कूल्स की ऑर्गेनाइजेशन में। स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि स्कूल्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाई जाती हैं वो ऊपर से आई जाती हैं। कहते हैं ना कि ऑर्डर ऊपर से आए हैं, तो वो सेंटर और स्टेट लेवल ही सारी डिसीजन लेती है स्कूल्स के। तो हम कह सकते हैं कि जो भी स्कूल्स का डिपार्टमेंट होता है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है। स्कूली लेवल पर उनको फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकें, ठीक है। तो ये सारा ही हमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें कॉलोनियल टाइम का देखने को मिलता है। क्या विद्यालयों का संगठन, केंद्रीय और राज्य शिक्षा विभागों का केंद्रीकरण नियंत्रण है, यानी कि केंद्रीय और राज्य शिक्षा जो है इसमें ज़्यादा डिसीजन लेते हैं, और वहीं प्रशासनिक ढांचे में औपनिवेशिक मॉडल की छाया है। ये जो सिस्टम है कि स्टेट और सेंटर ज़्यादा डिसीजन लेगी, ये प्रॉपर तरीके से किसका फोकस है, ये कॉलोनियल टाइम पीरियड का है। अब हम देखेंगे इन सारे एस्पेक्ट का आज के एजुकेशन सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। तो सबसे पहले समानता और समावेशिता की चुनौती। इसमें क्या होता है कि जो लोकल लेवल वाले स्कूल्स होते हैं और जो शहर वाले स्कूल्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वो आ जाती है, डिफरेंस आ जाते हैं। जो अर्बन एरियाज़ में स्कूल्स होते हैं उनमें फैसिलिटी ज़्यादा होती है, और जो लोकल लेवल के स्कूल्स होते हैं उनमें फैसिलिटी कम होती है, ठीक है। दूसरा, लोकल लेवल के स्कूल्स में इंग्लिश इतनी नहीं पढ़ाई जाती जितनी लोकल लैंग्वेज से पढ़ाई जाती है। तो इससे एक तो इक्वालिटी जो है वो नहीं मिलती लोगों को। जिन बच्चों ने लोकल लेवल से स्कूलिंग की होगी उनको फिर आगे चल के प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, चैलेंज ऑफ इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसकी वजह से क्या होता है, रिसोर्सेज में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है और लैंग्वेज में देखने को मिलता है। लोकल लेवल पर फैसिलिटीज़ भी कम होती हैं, और जो इंग्लिश वाली लैंग्वेज होती है वो भी कम पढ़ाई जाती है। और वहीं जो हमारे इंग्लिश वाले स्कूल्स होते हैं, जो अर्बन एरियाज़ में स्कूल्स होते हैं, उनमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है और इंग्लिश मीडियम स्कूल को इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा देते हैं। और दूसरा जो है इसमें है प्रभाव पड़ता है इसका एग्ज़ाम ओरिएंटेड एजुकेशन होने का, यानी कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम की वजह से जो आज के टाइम पे शिक्षा है वो हमारी परीक्षा केंद्रित हो चुकी है, जिसकी वजह से बच्चों में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच की कमी आ गई है, ठीक है।
और तीसरा, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कॉलोनियल टाइम से ही इंग्लिश को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा लोकल कल्चर और लोकल नॉलेज है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी कम हो पाती है, उसकी मान्यता भी कम होती होती जा रही है। तो तीसरा है सांस्कृतिक और स्थानीय ज्ञान का कम प्रतिनिधित्व। पाठ्यक्रम में स्थानीय इतिहास, कला और संस्कृति की हमें समावेशिता कम देखने को मिलती है। तो मिनिमल इंक्लूजन ऑफ लोकल हिस्ट्री, आर्ट्स एंड कल्चर इन द करिकुलम। सिलेबस में हमें लोकल हिस्ट्री, आर्ट्स, कल्चर ये सब कम देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे अब कंक्लूजन क्या है हमारा, निष्कर्ष में हम ये कहेंगे, भारतीय स्कूलों शिक्षा में कई औपनिवेशिक प्रभाव आज भी विद्यमान हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा, केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम, परीक्षा केंद्रित शिक्षण और नौकरी केंद्रित दृष्टिकोण। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल टाइम से आज भी हमें कॉलोनियल का इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन एजुकेशन में देखने को मिलता है। कैसे? इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंस होना, सेंट्रलाइज करिकुलम यानी कि स्कूल में जो सिलेबस पढ़ाया जाता है यूरो सेंट्रिक हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तीसरा, एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग। सारी जो लास्ट में टीचिंग हमारी किस बेस्ड होती है, वो एग्जाम बेस्ड होती है। जो फोकस माइंडसेट, जो बच्चा एजुकेट होगा उसको जॉब मिलेगी, ये सारी हमारी जॉब फोकस माइंडसेट है लोगों का। आज के टाइम हम ये देख सकते हैं कि कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम का इतना ज़्यादा बढ़ावा होने की वजह से आज ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, कल्चर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है। तो वर्तमान शिक्षा नीति में हमारे सुधार लाई जा रहे हैं कि स्थानीय भाषा, संस्कृति और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जाए। और एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, अगर ये सफल हो जाते हैं, ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इस कॉलोनियल लेगेसी से बाहर आ जाएगा। इसमें इंक्लूसिविटी, क्रिएटिविटी और डेमोक्रेटिक बढ़ावा हो जाएगा। तो शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिकता विरासत से मुक्त हो जाएगी और इसमें समावेशी, रचनात्मक और लोकतांत्रिक बन जाएगी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन सावित्रीबाई फुले's कंट्रीब्यूशन टू द इशू ऑफ विमेंस एजुकेशन। यानी कि विमेंस की एजुकेशन में सावित्रीबाई फुले की क्या कंट्रीब्यूशन रहा है वो हमें बताना है। महिला शिक्षा के मुद्दे पर सावित्रीबाई फुले के योगदान की व्याख्या करें। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, व्हाई इज सावित्रीबाई फुले कंसिडर्ड अ पियोनियर ऑफ विमेंस एजुकेशन इन इंडिया, एनालाइज हर वर्क, स्ट्रगल विद एग्जाम्पल। ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा की अग्रदूत क्यों माना जाता है? ठीक है। उनके कार्य और संघर्षों को उदाहरण सहित हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हम हमारे प्रस्तावना में क्या लिखेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, विमेंस एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं हमारे इंडिया में, तो काफ़ी सारे समय से जो है नेग्लेक्ट करती जा रही थी, इग्नोर की जा रही थी। ठीक है। तो महिला शिक्षा भारत में लंबे समय तक क्या थी, उपेक्षित करी जा रही थी, क्योंकि 19th सेंचुरी में हम लोगों ने देखा इतने सारे रॉन्ग जो है उसमें लॉज वगैरह थे सोसाइटी में। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से विमेंस को जो है एजुकेशन का एक्सेस नहीं था। तो 19वीं सदी में समाज में महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण और जाति भेदभाव ने शिक्षा की पहुंच को सीमित कर दिया था। उसमें ऐसे लॉज थे पुराने टाइम पे सोसाइटी में कि वीमेंस को जो है एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती थी। और कुछ अगर हमारे नॉर्म्स हट गए, वो सोशल नॉर्म्स हटने के बाद फिर आगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आ गया, जिसकी वजह से बॉय और गर्ल में फ़र्क किया जाने लगा। तो गर्ल्स को जो है एजुकेशन की एक्सेस नहीं दी गई। और इन सारे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में कितने सारी रूढ़िवादी और भेदभाव होने के बावजूद भी सावित्रीबाई फुले एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान दिया। तो सावित्रीबाई फुले में रिवॉल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन टू विमेंस एजुकेशन। अब हम देखते हैं सावित्रीबाई फुले का ऐसा क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने क्या योगदान दिया था। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है भारत में पहली महिला शिक्षक और स्कूल की स्थापना। 1848 में सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने पुणे में पहला महिला विद्यालय खोला। यह स्कूल समाज के निचले तबके की लड़कियों के लिए खोला था। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन इन लोगों का ये रहा कि सावित्रीबाई फुले ने एंड ज्योतिराव फुले ने, इन्होंने 1848 में विमेंस के लिए स्कूल खोला था। और कहाँ खोला था? पुणे में खोला था। ये उस टाइम पे जो स्कूल खोला गया था ये लोअर क्लास के लिए खोला गया था, लोअर क्लास की जो गर्ल्स थी उनके लिए स्कूल खोला गया था। दूसरा कंट्रीब्यूशन इनका ये रहा कि महिला शिक्षा के लिए जागरूकता। उन्होंने समाज में यह संदेश दिया कि महिलाओं का शिक्षा प्राप्त करना अधिकार है, बाध्यता नहीं है। घर और समाज में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को बढ़ावा दिया। ओवरऑल इन्होंने सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, सोसाइटी को विमेन एजुकेशन के बारे में अवेयर किया। ठीक है, कि वो उनका राइट है कि विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। और इन्होंने जो है विमेन एम्पावरमेंट को घरों तक, हर सोसाइटी में इसको प्रमोट किया। आगे इनका कंट्रीब्यूशन ये रहा, इन्होंने जो है सामाजिक सुधार और संघर्ष के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई लड़ी। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं पुराने टाइम पे जो सोसाइटी, तो उसमें जातिवाद और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी कि ये सारा गलत है। और इन्होंने लड़कियों और विधवाओं के लिए स्कूल और आश्रम स्थापित किए थे। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक समानता मिली और आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला।
तो इन्होंने क्या किया, सोशल रिफॉर्म पे स्ट्रगल किए। इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाई और इन्होंने स्कूल इस्टाब्लिश किए एंड जो आश्रम होते हैं वो बनवाए, किसके लिए, गर्ल्स के लिए और विडोज़ के लिए। एजुकेशन की वजह से फिर क्या हुआ, वेमेंस को जो है इक्वालिटी मिली सोसाइटी में और सेल्फ रिलायंस, कॉन्फिडेंस की बिल्डअप हुआ लड़कियों के बीच में। अब सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल्स खोले थे उनमें जैसे कि उन्होंने गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई थी, बट उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का पर्पस ये नहीं होता कि बस बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा दे, नहीं, बल्कि एजुकेशन का उनका मेन एम ये था कि वो समाज में महिलाओं की अवेयरनेस करे, कि हाँ, महिलाओं के बारे में बताए कि उनके लिए शिक्षा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे, आत्मसम्मान का विश्वास करे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हम जानते हैं वीमेंस की कंडीशन क्या थी, कैसे लोग उन्हें देखते थे, क्या क्या उनके ऊपर रूल्स लगाए गए थे। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या था, सिर्फ लिटरेसी नहीं था। लिटरेसी का मतलब होता है सिर्फ पढ़ना लिखना जानना, बल्कि एजुकेशन का मेन उन्होंने एम बताया कि हम सोशल अवेयरनेस बढ़ाएं, मॉरल वैल्यूज़ और सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ावा देना था। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में कई सामाजिक विरोध और चुनौती देखी, फिर भी उन्होंने शिक्षा की लड़ाई जारी रखी। तो जैसा कि हम जानते हैं पुराने टाइम पे इतने ज़्यादा सोशल नॉर्म्स थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इन चैलेंजेस को फेस किया और अपना जो स्ट्रगल था कि वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है तो करवानी ही है, इसको कंटिन्यू रखा। और इन्हीं की कंट्रीब्यूशन की वजह से आज भारत में महिला शिक्षा को संवैधानिक और सामाजिक महत्व मिला है। तो इन्हीं एफर्ट्स की वजह से आज जो हम देखते हैं कि विमेंस की जो एजुकेशन है वो एक तो सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिला, सबको पता है विमेंस एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल भी इसको वैल्यू प्रोवाइड की गई है। और इनके जो आइडियाज़ थे, जैसे इन्होंने हर चीज़ को फेस किया, उसकी वजह से जो बाकी महिला शिक्षावादी थी और समाज सुधारक थे उनको प्रेरणा मिली। तो इसके वर्क ने अदर वीमेंस जो एजुकेटर्स थी और सोशल रिफॉर्मर्स थी उनको मोटिवेशन मिली। तो निष्कर्ष और कंक्लूजन देखते हैं हम। निष्कर्ष में हम ये कहेंगे सावित्रीबाई फुले को भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक बाधाओं और रूढ़िवाद के बावजूद महिलाओं के अधिकार के लिए शिक्षा का मार्ग खोला। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया, इतने सारे सोशल बैरियर्स और कंजर्वेटिव्स लोगों के बीच में रहकर उन्होंने ये स्ट्रगल फेस किया और वीमेंस एजुकेशन के लिए क्या बनी, एक पियोनियर बनी। हम सब जानते हैं उनका योगदान केवल स्कूल खोलने तक सीमित नहीं था, बल्कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। तो उनके जो कंट्रीब्यूशन थे, सिर्फ स्कूल, उनका मेन एम ये नहीं था कि वो सिर्फ स्कूल खोल दे, बल्कि उनका मेन एम ये था कि वो जो है विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे और सोशल जस्टिस को लेके आए सोसाइटी में। आज भी उनके प्रयासों को महिला शिक्षा और समानता के क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। आज भी उनके एफर्ट्स जो है हम एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन एजुकेशन के लिए, विमेंस की इक्वालिटी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। तो अब आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि डू यू थिंक रिलीजन इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन? क्या आपको भी लगता है धर्म शिक्षा को प्रभावित करता है तो कैसे करता है वो हमने बताना है। और इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हाउ इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इफ रिफ्लेक्टेड इन द एजुकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। शिक्षा व्यवस्था पर धर्म का प्रभाव किस प्रकार परिलक्षित है वो हमें बताना है, किसके साथ, उदाहरण के साथ। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, धर्म और शिक्षा दोनों सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण घटक हैं। जब भी हमें कोई सोसाइटी बनानी होती है, सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए, सोशल स्ट्रक्चर के लिए जो रिलीजन है और एजुकेशन है दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। ठीक है। दूसरा, ऐतिहासिक रूप में धर्म ने शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति को प्रभावित किया है। यानी कि हिस्टोरिकली पुराने टाइम से ही रिलीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करता आया है हमारे एजुकेशन के पर्पस को, कि क्या एम रहेगा, क्या सिलेबस, क्या करिकुलम इंक्लूड किया जाएगा और टीचिंग मेथड्स कैसे अपनाए जाएंगे, वो प्रॉपर तरीके से रिलीजन बेस्ड ही होता था। कई संस्कृतियों में धर्म और शिक्षा का गहरा संबंध रहा है, जिससे शिक्षा का स्वरूप, मूल्य और दृष्टिकोण तय होता था। कई सारी सेंचुरी से हम ये देखते आ रहे हैं कि रिलीजन और एजुकेशन के बीच में एक डीप कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, जो एजुकेशन का शेप डिसाइड करता है कि किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, क्या वैल्यूज़ होंगे, किस तरीके से लर्निंग पर्सपेक्टिव होगा, ये सारा धर्म डिसाइड करता था। अब हम देखेंगे धर्म का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, जो रिलीजन होता है उसका एजुकेशन पर क्या इन्फ्लुएंस है वो देखते हैं। सबसे पहला है शिक्षा का उद्देश्य और मूल्य। जो धर्म होता है वो शिक्षा का उद्देश्य तय करता है। जैसे कि धर्म आधारित शिक्षा में नैतिकता, आदर्श और सामाजिक कर्तव्यों का महत्व दिया जाता है। पर्पस और वैल्यूज़ डिसाइड करता है ये एजुकेशन की। कैसे, अगर हम एजुकेशन को रिलीजन बेस्ड रखते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा फोकस मोरालिटी पर, आइडियल्स पर और सोशल ड्यूटीज़ पर दिया जाता है। बच्चे को जो है अच्छी बुराई के बारे में बताया जाता है, मॉरल वैल्यूज़, उसकी सोसाइटी में क्या उसके काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब बताई जाती है।
उदाहरण के तौर पर हिंदू हिंदू गुरुकुलों में धर्म, संस्कार और कर्म की शिक्षा दी जाती थी। हिंदू में क्या होता था कि जो एजुकेशन है वो गुरुकुल्स में दी जाती थी, और एजुकेशन का मेन फोकस क्या रहता था, रिलीजन बेस्ड होता था। एथिक्स बच्चे को सिखाए जाते थे, कर्म के बारे में बताया जाता था। और उसी तरीके से इस्लाम के जो मदरास होते थे उसमें कुरान और धार्मिक अध्ययन करवाया जाता था। इस्लाम के जो मदरास होते थे उसमें कुरानिक और रिलीजियस स्टडीज़ करवाई जाती थी। आगे है रिलीजियस बेस्ड जब हमारी एजुकेशन होती है तो उसमें पाठ्यक्रम और सामग्री का चयन भी कौन करता है, धर्म ही करता है। तो धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे ये तय होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में कुछ स्कूलों में धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन शामिल है। जैसे कि जब हमारी एजुकेशन रिलीजियस बेस्ड होती है तो उसमें वो डिसाइड करती है कि एजुकेशन जो है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए जाएंगे। आज के टाइम पे भी हम देखते हैं कुछ स्कूलों में जो है रिलीजियस टेक्स्ट लाइक हमारा भगवत गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये सब पढ़ाए जाते हैं। आगे तीसरा है, जो अगर हमारी शिक्षा धर्म पर बेस्ड होती है तो उसकी वजह से शिक्षण पद्धति और अनुशासन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। धर्म आधारित शिक्षा में गुरु शिक्षा परंपरा को बढ़ावा दिया जाता है। नैतिक शिक्षा और अनुशासन पर जोर दिया जाता है, जैसे कि गुरुकुलों में ध्यान, योग और नैतिक शिक्षा करवाई जाती है। ठीक है, तो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन की वजह से टीचिंग मेथड्स और डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो मेनली फोकस करता है गुरु डिसिप्लिन के ट्रेडिशन को, मॉरल वैल्यूज़ बच्चे को बताती है और डिसिप्लिन बच्चे को सिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर गुरुकुल्स में पढ़ाई होती है, गुरुकुल्स में बच्चे को मेडिटेशन सिखाई जाती है, योगा के बारे में सिखाया जाता है और मॉरल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। आगे फोर्थ है सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। धर्म शिक्षा में सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक मूल्यों को बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि जब हम हमारे एजुकेशन में रिलीजियस को इंक्लूड करते हैं तो रिलीजन की वजह से क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी की कल्चरल होती है, सोशल वैल्यूज़ होती है, वो प्रिजर्व हो जाती हैं। जैसे कि फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और ट्रेडिशंस होते हैं वो सिलेबस में ही बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। आज के टाइम पर भी हमें दीपावली पर, होली पर, ये सब फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर क्या है, त्यौहार, रीति रिवाज और परंपराओं को पढ़ाया जाता है। तो ये तो पुरानी बात होगी कि पुरानी टाइम पे अगर रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन होती थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता था। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में क्या धर्म जो है वो हमारे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस करता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव व्यू आएगा कि हाँ, अगर हम धर्म के प्रभाव से कुछ सकारात्मक पहलू हैं, जैसे कि नैतिक शिक्षा, सामाजिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक जागरूकता। जब हमारी एजुकेशन में हम रिलीजन को ऐड करते हैं तो उसकी वजह से हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलता है। क्या, बच्चे को मॉरल एजुकेशन सिखाई जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती है और कल्चरल अवेयरनेस के बारे में बताया जाता है। अब ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात होगी, सकारात्मक। लेकिन अगर धर्म जो है वो हमारी शिक्षा को प्रभाव ये भी करता है कि उसकी वजह से हमें जो है कई सारी असमानताएं और भेदभाव को जन्म हो जाते हैं, क्योंकि जो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन होती है उसकी वजह से इनइक्वालिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को कैसे, अगर हमारी रिलीजन बेस्ड एजुकेशन होगी तो उसकी वजह से बच्चे को जो है, अब बच्चों का धर्म अलग अलग होता है। अब हर बच्चे को जो है अगर हम एक ही रिलीजन की बुक पढ़ाएंगे, एक ही रिलीजन और कल्चर के बारे में बताएंगे तो वो तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। तो उदाहरण के तौर पर कुछ जगहों पर अलग अलग धर्म के बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षा सामग्री या पाठ्यक्रम नहीं हो पाता। आज के टाइम पे भी कुछ प्लेसेस में जो है रिलीजन की स्टडी तो करवाई जाती है, बट हर जगह पे अलग अलग रिलीजन करवाया जाता है। ठीक, निष्कर्ष देखते हैं हम कि कंक्लूजन क्या रहेगा। धर्म शिक्षा को सकारात्मक और नैतिक दृष्टि से प्रभावित करता है, लेकिन इसे समान अवसर और समावेशी शिक्षा के साथ संतुलित रखना आवश्यक है। यानी कि रिलीजन जो है वो एजुकेशन को पॉजिटिवली इफेक्ट तो करता है क्योंकि उसमें मॉरल वैल्यूज़ पढ़ाई जाती हैं, बट ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, अगर हम रिलीजन को एजुकेशन में इंक्लूड करते हैं तो उसकी वजह से हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो और हर बच्चा हर तरीके की एजुकेशन गेन करे। दूसरा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में धर्म का प्रभाव सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य तक सीमित होना चाहिए ताकि सभी समुदाय के बच्चों को समान और निष्पक्ष शिक्षा मिल सके। यानी कि आज के टाइम पे अगर हम रिलीजन को ऐड करते हैं हमारी एजुकेशन में तो उसका सिर्फ इतना पोर्शन ऐड होना चाहिए कि बच्चे को कल्चर और एथिक्स सिखाए जाए, जिससे कि हर कम्युनिटी के बच्चे को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड हो और वो भी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए धर्म और शिक्षा का संतुलन समाज में नैतिकता, समानता और समावेशिता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़रूरी एक सोसाइटी में रिलीजन और एजुकेशन है, हमें ये चीज़ भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि रिलीजन और एजुकेशन को हम बैलेंस वे में यूज़ करें, बैलेंस वे में इनको आपस में कनेक्ट करें, जिससे की वजह से हमारी जो एजुकेशन है और सोसाइटी है उसमें मोरालिटी, इक्वालिटी और इंक्लूसिविटी बनी रहे। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की शिक्षा के दौरान दलित विद्यार्थियों को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। यानी कि जब ये इंजीनियरिंग और साइंस वाली एजुकेशन आई तो इसमें दलित लोगों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे वो हमें बताने। तो व्हाट चैलेंजेस डू दलित स्टूडेंट्स फेस ड्यूरिंग द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एजुकेशन। ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द मेजर ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय दलित स्टूडेंट्स इन हायर प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस।
तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। भारत में जातिवाद के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव ने शिक्षा के समान अवसर की चुनौतियां पैदा की। यानी कि जो हमारी सोसाइटी में हमें कल्चर जो हमें डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिलते थे, उसकी वजह से हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े जब हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी थी एजुकेशन। दूसरा, उच्च व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों जैसे कि इंजीनियरिंग और चिकित्सा कॉलेजों में दलित छात्रों के लिए समान प्रवेश और सफलता कई बार मुश्किलें बनी। इन्हीं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो हाई प्रोफेशनल वाले इंस्टीट्यूशंस होते थे जैसे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस, उनमें दलित स्टूडेंट्स को कई सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी। किसके लिए? एक तो इक्वल एडमिशन प्रोवाइड करने के लिए और अचीविंग सक्सेस अचीव करने के लिए उन्हें काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े इन डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से। इन संस्थानों में शिक्षा का उद्देश्य तकनीकी और पेशेवर दक्षता बढ़ाना है, लेकिन सामाजिक असमानताएं विद्यार्थियों के अनुभव को प्रभावित करती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो है एक प्रोफेशनल स्किल्स प्रोवाइड करती है बच्चे को, बट जो सोसाइटी में हमें ये सारी इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से बच्चे का जो एक्सपीरियंस होता है, बच्चे की जो नॉलेज होती है, पढ़ने का जो अवसर होता है, वो कम हो जाता है। अब हम देखते हैं ऐसे क्या चैलेंजेस थे, ऐसे क्या चुनौतियाँ थी जो दलित स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के लिए। सबसे पहला चैलेंज उन्हें फेस करना पड़ता था सांस्कृतिक और सामाजिक भेदभाव, यानी कि कुछ सहपाठियों और शिक्षकों के बीच पूर्वाग्रह और भेदभाव। यानी कि जब इसमें जो है बच्चे को जब एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? जब भी कोई ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाता था तो उसमें जो है उनको अलग से उनको आइसोलेट किया दिया जाता था, यानी कि बाकी बच्चों को अलग प्रोजेक्ट देते थे और इन लोगों को अलग प्रोजेक्ट देते थे। तो कल्चर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आइसोलेशन इन्हें ग्रुप प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलती है। दूसरा चैलेंज इनके लिए था आर्थिक बाधाएं, उच्च शुल्क, लाइब्रेरी और लैब की फीस, किताबें और उपकरण। दलित परिवारों के लिए आर्थिक संस्थानों की कमी, यानी इकोनॉमिक बैरियर भी उन्हें देखना पड़ता था। कैसे? जो इक्विपमेंट्स होते, जो रिसोर्सेज होते थे, चाहे वो बुक्स हो गया, लैब चार्जेस हो गया, लाइब्रेरी हो गया, फीस हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ठीक है, जिसकी वजह से दलित फैमिली को जो है लिमिटेड रिसोर्सेज से प्रोवाइड हो पाते थे। तीसरी चुनौती उन सभी के दलित बच्चों के लिए ये थी शैक्षिक तैयारी का अंतर। पूर्व शिक्षा में अवसर और संस्थानों की कमी के कारण सिलेबस और तकनीकी ज्ञान में अंतर, जैसे कि स्कूली स्तर की विज्ञान और गणित की तैयारी कमज़ोर होने पर प्रवेश परीक्षा में कठिनाई। यानी कि जो पहले एकेडमिक प्रिपरेशन होती थी वो कम होती थी। जो कुछ बच्चे होते थे उनको तो हाई लेवल की एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती थी, बट दलित बच्चों में रिसोर्सेज कम होने की वजह से उनके बीच में गैप रह जाता था। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एकेडमिक प्रिपरेशन में हमें कमी देखने को मिलती है क्योंकि रिसोर्सेज की वजह से उनको अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनमें नॉलेज और जो स्किल्स होती हैं उनके गैप आ जाता है। ठीक है, जैसे कि पहले के टाइम पे उनकी जो स्कूलिंग लेवल पर एजुकेशन होती थी, उनकी प्रॉपर प्रिपरेशन इन लोगों की नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज की वजह से प्रॉपर वो नॉलेज गेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। आगे फोर्थ चैलेंज इन लोगों के लिए क्या था? मानसिक दबाव और आत्म संकोच। सामाजिक भेदभाव और प्रतिस्पर्धा के कारण स्वयं सम्मान और आत्मविश्वास पर असर। यानी कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि सोसाइटी में उस टाइम पे सोशल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा था। जो कंपटीशन था और इनकी जो पहले की प्रिपरेशन के गैप की वजह से ये अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते थे, सेल्फ रिस्पेक्टेड फील नहीं करते। और फिर इन्हीं सारी चैलेंजेस की वजह से वो जो है प्रॉपर तरीके से इनको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं होती, वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं होने की वजह से सुविधा और अवसर में हमें असमानता देखने को मिलती है। लाइक इंटर्नशिप हो गया, जो शोध परियोजनाएं होगी और करियर में गाइडेंस तक ये सीमित रहने को नहीं मिलता, ये सीमित रह जाते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ फेस करते हैं ये किसमें? जब इनको इंटर्नशिप की बात आती है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात आती है, करियर गाइडेंस की बात आती है। तो ये पुराने टाइम पे होगा कि दलित लोगों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। आज के टाइम में हम देखते हैं कि वर्तमान शिक्षा में इन सभी के लिए क्या सुधार किए गए, क्या इंप्रूवमेंट्स आई। सबसे पहला सुधार क्या किया गया? आरक्षण नीतियाँ। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन लाई गई, ठीक है, और स्कॉलरशिप्स लाई गई, छात्रवृत्ति लाई गई, जिससे की वजह से आर्थिक और सामाजिक सहायता इन लोगों को मिल सके। जब एससी और एसटी को रिजर्व किया जाएगा तो इनको सोशल सपोर्ट मिलेगा, स्कॉलरशिप्स की वजह से इकोनॉमिकली इक्वल होंगे। आगे है वर्कशॉप्स एंड प्रोग्राम्स प्रमोटिंग सेंसिटिविटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि संवेदनशीलता और समावेशी शिक्षा पर कार्यशालाएं और कार्यक्रम। ऐसे वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स चलाए जाते थे जिनकी वजह से हर बच्चे को ये सिखाया जाता था, सेंसिटिविटी सिखाई जाती थी कि हमें हर रिलीजन के बच्चे को रिस्पेक्ट करना चाहिए, डजेंट मैटर कि उसकी कल्चर क्या, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है। इक्वालिटी के बारे में एक तरीके से इसमें पढ़ाया जाता था।
और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया जाता था कि बच्चे की जो एबिलिटी है, उसका जो कास्ट है कि वो लोअर कास्ट से है, हाई कास्ट है, ये सब इग्नोर करके हर बच्चे को इसमें इंक्लूड किया जाता था। लेकिन हम ये कह सकते हैं इन प्रयासों के बावजूद संवेदनशीलता और मानसिक समर्थन की आवश्यकता बनी हुई है। आज के टाइम पे भी सारे इंप्रूवमेंट तो हुई हैं, बट आज भी हम देखते हैं कि हम लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमें आज भी मेंटल सपोर्ट और सेंसिटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। निष्कर्ष देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा। दलित विद्यार्थी इंजीनियरिंग और चिकित्सा जैसे उच्च व्यावसायिक शिक्षा में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक बाधाओं का सम्मान करते हैं कि जो दलित स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इन हायर प्रोफेशंस लाइक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, क्यों चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि उन्हें सोशल इनइक्वालिटीज़ फेस करनी पड़ती है, इकोनॉमिक बैरियर्स उनके पास आते हैं और एकेडमिक बैरियर्स उन्हें फेस करने पड़ते हैं। आगे है समावेशी नीतियाँ और संवेदनशील शिक्षण पद्धति उन्हें समान अवसर और आत्मविश्वास प्रदान करती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ और सेंसिटिविटी के टीचिंग मेथड्स लाने की वजह से जो दलित बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, यानी कि इंक्लूसिव पॉलिसी लाई गई कि हर बच्चे को इंक्लूड किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसकी वजह से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, कि वो ये हायर प्रोफेशंस लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टरी में इक्वल तरीके से पार्ट कर पाते हैं, इक्वल तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं और इनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा संस्थानों को केवल तकनीकी कौशल नहीं बल्कि समानता, न्याय और सामाजिक समावेशिता का भी वातावरण बनाना आवश्यक है। यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका ये भी मेन इंपॉर्टेंट रोल रहना चाहिए कि वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स यानी कि जो प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं उन्हीं को प्रमोट ना करें, बल्कि बच्चे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वालिटी, जस्टिस और सोशल इंक्लूजन्स के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। महामारी के दौरान माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे? यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से रूरल एरियाज़ में गर्ल्स की एजुकेशन सेकेंडरी लेवल की जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी पेंडेमिक के टाइम पे, वो हमें बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, हाउ डिड द कोविड-19 पेंडेमिक इम्पैक्ट द एजुकेशन ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स इन रूरल एरियाज? एनालाइज द वेरियस फैक्टर्स। यानी कि कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण क्षेत्रों की किशोरियों की शिक्षा पर किस प्रकार प्रभाव डाला, विभिन्न कारकों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम हमारा प्रस्तावना देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। तो कोविड-19 महामारी ने वैश्विक स्तर पर शिक्षा प्रणाली को झकझोर दिया। यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक जब आया उसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बिखर चुका था। ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हुई क्योंकि पहले से ही संसाधनों और सामाजिक समर्थन की कमी थी, और ये जो एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका था उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमें जो है एडोलसेंट गर्ल्स में देखने को मिला रूरल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें सोशल सपोर्ट कम मिल रहा था, दूसरा रिसोर्सेज भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा नहीं थे। तो महामारी ने डिजिटल, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को और बढ़ावा दिया। तो इस पैंडेमिक की वजह से हमें जो है डिजिटल, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आई। अब हम देखेंगे कि इन ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से शिक्षा प्रभावित हुई। ठीक है, तो सबसे पहला है डिजिटल और तकनीकी संसाधनों की कमी। ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन, इंटरनेट या कंप्यूटर का अभाव। उदाहरण के लिए कई लड़कियां पढ़ाई में पीछे रह गई क्योंकि घर में उपकरण सीमित थे। तो पेंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ था, लैक ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हमें देखने को मिला, क्योंकि पेंडेमिक पे ऑनलाइन लर्निंग शुरू हो चुकी थी, बट उस टाइम पे जो गर्ल्स हैं रूरल एरियाज़ में उनके पास प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज नहीं थे, लाइक स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर्स। एग्जाम्पल हमें दिया है कि मैनी गर्ल्स फेल बिहाइंड इन स्टडीज़ बिकॉज, क्योंकि कई लड़कियां जो हैं स्टडी में पीछे रह गई थी। क्यों रह गई थी? क्योंकि उनके घर पे इतने सारे डिवाइसेस अवेलेबल नहीं। आगे दूसरा है आर्थिक कठिनाई। महामारी के कारण परिवार की आय में कमी, लड़कियों को घर के काम या आर्थिक योगदान के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दूसरा हमें फैक्टर देखने को मिला इकोनॉमिक हार्डशिप। लाइक पेंडेमिक की वजह से फैमिली इनकम काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो इसकी वजह से गर्ल्स को जो है पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या तो वो घर के कामों में लग गई थी या इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूशन देने लग गई थी। तीसरा है सामाजिक और पारिवारिक दबाव। ग्रामीण समाज में लड़कियों की पढ़ाई को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। महामारी में घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने से स्कूल और ऑनलाइन कक्षाओं में सहभागिता कम हुई। तो तीसरा चैलेंज उनके लिए था सोशल एंड फैमिली प्रेशर, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे जो है रूरल एरियाज़ में क्या होता था, गर्ल्स की एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता था, तो इसीलिए गर्ल्स के ऊपर एक तो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो उनको जो है स्कूल्स में पार्टिसिपेशन या ऑनलाइन पार्टिसिपेशन कम हो गया। आगे है
शिक्षकों और स्कूल समर्थन की कमी, ग्रामीण स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की कमी, व्यक्तिगत मार्गदर्शन की अनुपस्थिति से सीखने का गुणवत्ता प्रभावित हुई। आगे है लैक ऑफ टीचर एंड स्कूल सपोर्ट, यानी कि रूरल एरियाज में जो टीचर्स होते थे उनको ऑनलाइन क्लास लेने की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग और गाइडेंस नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से लर्निंग क्वालिटी अफेक्ट होती थी। आगे है मानसिक और भावनात्मक दबाव, लॉकडाउन, बीमारी और सामाजिक अलगाव से तनाव और असुरक्षा, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल था, यानी कि मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। लाइक पेंडेमिक के टाइम पे काफ़ी सारे हमें लॉकडाउन्स, इलनेस और सोशल आइसोलेशन देखने को मिला, जिसकी वजह से लड़कियों में स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो गई, तो उनके लिए स्टडीज़ को कंटिन्यू करना एक डिफ़िकल्टी था। आगे है सकारात्मक पहल और समाधान प्रयास, यानी कि इन्हीं सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉजिटिव मेजर्स लिए गए। लाइक कुछ एनजीओ और राज्य सरकारों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में समर्थन प्रदान किया, यानी कि पेंडेमिक के टाइम पे कुछ एनजीओ और स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया गर्ल्स को, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या ऑफलाइन क्लासेस हो, दोनों में। आगे रेडियो, टीवी और मोबाइल आधारित शिक्षा कार्यक्रम, रेडियो, टीवी और मोबाइल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाए गए। परिवार और समुदायों में जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए गए फैमिलीज़ में, कम्युनिटीज़ में, कि गर्ल्स एजुकेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन क्या है। कोविड-19 महामारी ने ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा पर डिजिटल, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कारकों के माध्यम से नकारात्मक प्रभाव डाला, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक जब आया उसकी वजह से रूरल एरियाज़ की जो गर्ल्स होती थी उनकी एजुकेशन नेगेटिव हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसमें डिजिटल, इकोनॉमिक, सोशल और मेंटल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे। समस्या का समाधान, संसाधन उपलब्ध कराना, परिवार और समुदाय का समर्थन और समावेशी शिक्षा नीतियाँ सुनिश्चित करने से संभव है। अब ये सारे चैलेंजेस फेस किए, तो उसके बाद सॉल्यूशन इनका कैसे हो सकता था कि रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं, फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट मिलना चाहिए लड़कियों को, और इंश्योर किया जाए कि हर तरीके की, हर टाइप की लड़की इसमें इंक्लूड की जाए, डजेंट मैटर उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो क्या किस कास्ट से बिलोंग करती है। आगे यह अनुभव दर्शाता है कि आपदा के समय शिक्षा की तैयारी समर्थन प्रणाली महत्वपूर्ण रखती है, यानी कि दिस एक्सपीरियंस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर एजुकेशन ड्यूरिंग एमरजेंसीज। इस टाइप की कोई भी पैंडमिक सिचुएशन अगर आती है तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, और उस टाइप का हमें हमारी कंट्री में कोई ना कोई सिस्टम रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शिक्षा किस तरह सामाजिक और राजनीतिक चेतना जगाने में योगदान देती है, यानी कि हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। एजुकेशन की वजह से कैसे सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस सोसाइटी में इंक्रीज होती है वो हमें बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक जागरूकता के निर्माण में शिक्षा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इवैल्यूएट द रोल ऑफ एजुकेशन इन फॉस्टरिंग सोशल चेंज एंड पॉलिटिकल कंसाइसनेस। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। यानी कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड कर दे, बल्कि एजुकेशन से ही जो है ये सारे कॉन्सेप्ट लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो प्रमोट होती है। आगे सामाजिक और राजनीतिक चेतना का निर्माण तभी संभव है जब नागरिक संपूर्ण जानकारी, नैतिक मूल्य और जिम्मेदारी के साथ समाज में भाग लेता है। यानी कि ये तो सिंपल है कि बच्चे को चाहे सोशल हो या पॉलिटिकल अवेयरनेस हो, कुछ भी नॉलेज बच्चे को तभी आएगी जब उसको उस चीज़ की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, उसे सोसाइटी के एथिक वैल्यूज़ को पता होगा, उसे पता होगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है, तो इस दृष्टि से शिक्षा लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। तो जैसा कि हमने देखा, सोशल और पॉलिटिकल अवेयरनेस बच्चे के अंदर तभी आएगी जब उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और पूरी इन्फॉर्मेशन उसको एजुकेशन से ही मिलेगी। तो इसी सेंस में हम ये कह सकते हैं कि चाहे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हो या सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना, तो उसके लिए एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शिक्षा जो है वो सामाजिक चेतना को कैसे बढ़ावा देती है, एजुकेशन की वजह से सोशल अवेयरनेस कैसे इंक्रीज होती है वो देखते हैं। सबसे पहला है समानता और सामाजिक न्याय का ज्ञान। शिक्षा समाज में जाति, धर्म, लिंग और वर्ग आधारित भेदभाव को पहचानने में मदद करती है। कैसे? क्योंकि उदाहरण के तौर पे हमें दिया गया, स्कूल में सामाजिक विज्ञान और नागरिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कराया जाता है। तो एजुकेशन सोशल अवेयरनेस कैसे प्रमोट करती है? नॉलेज ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। एजुकेशन में जो है ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें बताए जाते हैं कि किस किस बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, ठीक है, ताकि बच्चे को पता चले कि ये सारे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं और वो सोशल रिफॉर्म्स कर सके। और ये कैसे बच्चे को पढ़ाए जाते हैं? बच्चे को एक करिकुलम में, स्कूल्स में, सिलेबस में ऐड ऑन किया जाता है सिविक एजुकेशन और सोशल साइंस। आगे है सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता और मानव अधिकार की मूल्य सिखाती है। उदाहरण समाज सेवा, समूह कार्य और सामुदायिक गतिविधियाँ। जो एजुकेशन है वो कल्चर और एथिक वैल्यूज़ को भी प्रमोट करती है। कैसे?
क्योंकि इसमें स्कूल्स में जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें बताई जाती है, एथिक वैल्यूज़ के बारे में बताया जाता है, ह्यूमन राइट्स हमारे क्या होते हैं वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अब कैसे बताई जाती है? कम्युनिटी सर्विस के बारे में, ग्रुप प्रोजेक्ट्स देकर और सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्टिसिपेट करके ये सारी चीज़ें सीखते हैं। आगे है सामाजिक बदलाव का प्रेरक। शिक्षा व्यक्तियों को पारंपरिक रूढ़ियाँ और कुरीतियों को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाती है। उदाहरण बाल विवाह, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता। यानी कि एजुकेशन जो है बच्चों को सोशल चेंज लाने के लिए मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। एजुकेशन जो है बच्चों को बताती है कि जो ट्रेडिशनली प्रेजुडिस चलती आ रही हैं, सोशल एविल्स चलती आ रही हैं, उनको कैसे वो सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या चलता रहा, वो सारे कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाए जाते हैं। कैसे सिखाए जाते हैं? ऐसे कैंपेन्स चलाए जाते हैं जिसमें चाइल्ड मैरिजेस के बारे में बताया जाता है और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में उन्हें अवेयर किया जाता है। अब देखते हैं शिक्षा राजनीतिक चेतना कैसे बढ़ावा देती है, एजुकेशन पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे इंक्रीज करती है। लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों की समझ, वोटिंग, शासन प्रक्रियाओं और नीति निर्माण का महत्व को समझाती है। उदाहरण नागरिक शिक्षा, लोकतंत्र और संविधान विषय। यानी कि एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस ऐसे फैलाती है कि उसमें बच्चे को एजुकेशन में डेमोक्रेसी और सिविक राइट्स के बारे में बताया जाता है कि हमारी वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, गवर्नमेंट की क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं और कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है उसमें पॉलिसी मेकिंग क्या कैसे होती है वो सारी बच्ची को बताई जाती हैं। कैसे स्कूल्स में ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड ऑन किए जाते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और सिविक्स के बारे में बच्चे को पढ़ाया जाता है। आगे सक्रिय नागरिक भागीदारी, यानी शिक्षा व्यक्ति को राजनीतिक संवाद, सामूहिक निर्णय और विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए सक्षम बनाती है। एजुकेशन जो है बच्चे को इतना कैपेबल कर देती है कि वो जो हमारी सोसाइटी में प्रोटेस्ट चलते हैं उनको समझ पाए, उनमें इन्वॉल्व हो पाए, डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन ले पाए और पॉलिटिकल डायलॉग्स में अपना पार्ट ले पाए। ठीक है, इतना कैपेबल बना देती है एजुकेशन हर एक बच्चे। आगे है आलोचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता। शिक्षा नागरिकों को सटीक निर्णय लेने में और भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता देती है। एजुकेशन जो है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करती है और डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बच्चे के अंदर लेकर आती है, क्योंकि एजुकेशन की वजह से बच्चा जो है डिसीजन लेने के कैपेबल हो जाता है कि कैसे किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेने चाहिए। वो क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। और बच्चा जो अगर कोई हमारी सोसाइटी में कोई करप्शन करता है या इनजस्टिस होता है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा पाता है। इतना कैपेबल एजुकेशन उसको बना देती है। तो इस तरीके से एजुकेशन जो है वो पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज करती है। अब निष्कर्ष है हमारा कंक्लूजन कि शिक्षा समाज और राजनीतिक दोनों में जागरूक, जिम्मेदार और सक्रिय नागरिक तैयार करती है। एजुकेशन जो है वो बच्चे को, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल हो, हर एस्पेक्ट में बच्चे को एक इन्फॉर्म्ड, यानी जिसको सारी नॉलेज है, चाहे वो सोशल हो या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, उसको नॉलेज है, वो उसको पता है कि इन दोनों में ही उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक एक्टिव सिटीजन बच्चे को बनाती है एजुकेशन। यह सामाजिक बदलाव के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और संवर्धन का माध्यम है, यानी कि इट सर्व्स एज अ मीन्स टू प्रमोट सोशल चेंज एंड वाइल प्रोटेक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। यानी कि एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से सोसाइटी में हम अच्छे चेंजेस ला सकते हैं और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा न केवल व्यक्तिगत विकास बल्कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी अनिवार्य है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं एजुकेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने में ही सक्षम नहीं होती, बल्कि एजुकेशन जो है वो सोशल जस्टिस भी करती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करके रखती है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायता करेगा। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए आप कौन सा विभिन्न रणनीतियाँ अपना सकते हैं। यानी कि जो हमारा एक पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन, वो एजुकेशन के करेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करती है वो हमें बताना है। और जेंडर इनइक्वालिटी को कम करने के लिए हमें जो है कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए वो बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है कि RTE अधिनियम शिक्षा के सार्वभौमिकरण और में किस प्रकार सहायक है। साथ ही शिक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करने हेतु संभावित उपायों पर चर्चा कीजिए। हाउ डज द RTE एक्ट सपोर्ट द यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन। ऑल्सो डिस्कस पॉसिबल मेजर्स टू एस्टैब्लिश जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन क्या रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। यानी कि ये जो एजुकेशन का राइट है, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, इसने क्या किया था कि जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी, प्लस एजुकेशन फ्री भी कर दी थी। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक शिक्षा, समान अवसर और बालक बालिका का सर्वांगीण विकास करना था। इस एक्ट का मेन पर्पस क्या था कि यूनिवर्सल एजुकेशन प्रमोट करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे हर बच्चे को और हर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करे कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट की भी हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी और उसका सोशल डेवलपमेंट भी हो।
आगे है, शिक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करना और सभी बच्चों को समान अवसर देना आरटीई का प्रमुख लक्ष्य था। तो जैसा कि हमने पढ़ा, आरटीई राइट टू एजुकेशन का मेन एम क्या था कि इनइक्वालिटी को कम करे और हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। अब हम देखते हैं कि आरटीई अधिनियम शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने में कैसे सहायता करता है। आरटीई जो एक्ट है वो हमें एजुकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है। पहला है सर्वसुलभता, प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश का अधिकार। उदाहरण, गरीब, असुनिश्चित जाति, जनजाति और पिछड़े बच्चों के लिए आरक्षण। यानी कि इस एक्ट की वजह से क्या हुआ, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, हर बच्चे को जो है एडमिशन लेने का राइट मिल गया है। रिजर्वेशंस जो है वो ला दी गई हैं डिसएडवांटेज बच्चों के लिए, गरीबों के लिए और SC/ST क्लास वाले लोगों के लिए। दूसरा है समान अवसर, किसी भी बच्चे के सामाजिक, आर्थिक या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं, विशेष ध्यान लड़कियों और कमज़ोर वर्ग के बच्चों पर। यानी कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है इसने। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी टाइप की नहीं होगी, ना सोशल, ना इकोनॉमिक, ना जेंडर बेस्ड, ठीक है। और इसका डिस्क्रिमिनेशन की और मेन ध्यान दिया लड़कियों पे कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है और जो मार्जिनलाइज वाले बच्चे हैं उनका जो है इस डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर लेके आना है। आगे है मूलभूत शिक्षा का स्तर, शिक्षकों का प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, मानक और बुनियादी सुविधाएं। एजुकेशन का स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा बेसिक रख दिया गया कि टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी रख दी गई है। करिकुलम यानी जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सिलेबस दिया गया और बेसिक फैसिलिटीज़ को इंश्योर किया गया कि हर स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आगे है निगरानी और जवाबदेही, स्कूलों और शिक्षा कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करना, माता पिता और समुदाय की भागीदारी। इसकी वजह से मॉनिटर अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, स्कूलों पर नज़र रखी जाने लगी है, टीचर्स की परफॉर्मेंस भी एनालाइज करी जाने लगी और इसमें यह भी इंश्योर किया गया कि पेरेंट्स और कम्युनिटी का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए एजुकेशन में। आगे है शिक्षा में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए उपाय, यानी कि इस एजुकेशन में इक्वालिटी अगर हमें लेके आनी है तो वो क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं वो हमें बताना है। पहला है, आगे है छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता, लड़कियों के लिए मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति। इन्होंने फर्स्ट मेजर ये बताया कि अगर हमें एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी लेके आनी है तो उसके लिए स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। कैसे, जो गर्ल्स होती है उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी चाहिए, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स देनी चाहिए। दूसरा है लिंग संवेदी पाठ्यक्रम और शिक्षण प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में लड़कों और लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है उसमें करिकुलम और टीचर ट्रेनिंग्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो करिकुलम और एक्टिविटीज़ होती है, डजेंट मैटर किस टाइप की एक्टिविटी है, उसमें बॉयज़ और गर्ल्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन और इक्वल पार्टिसिपेशन इन्होंने मैंडेटरी करी। आगे है सुरक्षा और स्कूल सुविधाएं, अलग शौचालय, सुरक्षित परिवहन और सुरक्षित स्कूल वातावरण। इन्होंने कहा कि सेफ्टी और स्कूल फैसिलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट रखती है, हमें सेपरेट टॉयलेट्स बनानी चाहिए, बॉयज़ का अलग और गर्ल्स का अलग, सेफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करनी चाहिए और स्कूल्स में जो है एक सिक्योर इन्वायरमेंट हमें इंश्योर करना चाहिए। आगे है समाज और परिवार में जागरूकता अभियान, लैंगिक समानता और शिक्षा महत्व पर जागरूकता। यानी कि इन्होंने ऐसे कैंपेन्स और चलाए जिसमें जो है सोसाइटी और फैमिलीज़ में बताया कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में बताई कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाई। समावेशी और संवेदनशील शिक्षण पद्धति, लड़कियों को नेतृत्व, खेल और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन, यानी कि इंक्लूसिव और सेंसिटिविटी टीचिंग मेथड्स इसमें इंक्लूड किए गए, जिसकी वजह से गर्ल्स को एनकरेज किया गया कि वो लीडरशिप, स्पोर्ट्स और साइंस एंड अदर फील्ड्स में जो है पार्टिसिपेट करें। निष्कर्ष देखते हैं, कंक्लूजन। आरटीई अधिनियम शिक्षा के सार्वभौमिकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारी बात आती है एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए, यानी कि हर बच्चे तक एजुकेशन जाए, इसको इंश्योर करने के लिए आरटीई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षा में लैंगिक समानता के लिए आर्थिक सहायता, सुरक्षा, जागरूकता और संवेदनशील शिक्षण अनिवार्य है। यानी कि अगर हमें एजुकेशन में इक्वालिटी को प्रमोट करना है तो उसकी वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए, सेफ्टी हमें प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल्स में, हर चाहे वो फैमिली हो चाहे सोसाइटी हो, उसमें अवेयरनेस भी इंक्रीज करनी चाहिए और टीचिंग मेथड सेंसिटिव होनी चाहिए कि हर बच्चा एनकरेज हो। आगे है संयुक्त प्रयास से सभी बच्चों को समान उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सकती है, जिससे समाज में समानता और समावेशिता स्थापित हो सकती है। ये जो एफर्ट्स ऊपर बताए कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स को इनक्रीज करना चाहिए, उसकी वजह से हर बच्चे को इक्वल और क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलेगी, जिसकी वजह से इक्वालिटी आएगी सोसाइटी में और इंक्लूसिवनेस, हर बच्चे के इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में भाषाई अल्पसंख्याओं की शिक्षा के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, यानी कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैव मेड
फॉर द एजुकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, यानी कि माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं वो बताना है। इसी का ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्याओं के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा हेतु कौन कौन से प्रावधान निहित हैं वो बताएं। विच प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एजुकेशनल राइट ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़। प्रस्तावना देखते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है। भारत में संविधान ने सभी नागरिकों को समान और स्वतंत्र शिक्षा का अधिकार दिया है, यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविज़न दिया है कि हर सिटीज़न को इक्वल और फ्री एजुकेशन का राइट है कि वो फ्रीली जो एजुकेशन चाहे वो गेन कर सकता है, उसका राइट है। विशेष रूप से भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्याओं की शिक्षा की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। स्पेशली इन्होंने क्या है, कई सारे प्रोविजंस ऐसे बनाए हैं जिनकी वजह से लिंग्विस्टिक और कल्चर माइनॉरिटीज़ वाले लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके लिए एजुकेशन प्रमोट की जाए। यह उद्देश्य समान अवसर, सांस्कृतिक पहचान और अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना है। ठीक है, ये प्रोविजंस इसलिए बनाए गए थे ये इंश्योर किया जाए कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो मार्जिनलाइज क्लासेस हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, माइनॉरिटीज़ वाले लोगों के कल्चर को जो है प्रिजर्व किया जाए और उनको सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को प्रमोट किया जाए। अब हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या प्रोविजंस एजुकेशन ने प्रोवाइड किए हैं, प्रावधान। सबसे पहला अनुच्छेद 29, उसमें क्या है, संस्कृति और भाषा की रक्षा। किसी भी नागरिक को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक समुदाय अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के अनुसार स्कूल खोल सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज। हर सिटीजन को ये राइट है कि वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है। और माइनॉरिटी वाले जो ग्रुप हैं उनको भी ये है कि वो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपनी कल्चर के अकॉर्डिंग स्कूल्स खोल सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 30, उसमें क्या है, शैक्षिक संसाधनों का अधिकार। धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्याओं को अपनी संस्था, स्कूल या कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार है। राज्य को इनके संचालन में हस्तक्षेप करने का अधिकार सीमित। दूसरा है आर्टिकल 30, इसमें क्या है, राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि माइनॉरिटी वाले ग्रुप को जो है ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस और कल्चर के प्रिजर्व करने के लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश कर सकता है। और इसमें स्टेट का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिट किया गया है कि स्टेट उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा। आगे है अनुच्छेद 15(4) और 15(5), असुनिश्चित जाति, असुनिश्चित जनजाति और अल्पसंख्याओं के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण, यानी कि आर्टिकल 15(4) और 15(5) में जो है स्पेशल प्रोविजंस और रिजर्वेशंस प्रोवाइड की गई हैं SC, ST और माइनॉरिटीज़ के लिए। अब है अनुच्छेद 21, इसमें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान है। यानी कि आर्टिकल 21A में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की गई है। इनका कहना है कि बच्चे की 60 से लेकर 40 ईयर्स तक जो एजुकेशन है वो कंपलसरी, हर बच्चे को एजुकेशन लेना कंपलसरी है और ये एजुकेशन हर बच्चे को जो है फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो प्रोविज़न लिया गया था, मेन लिया गया था माइनॉरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। आगे है अनुच्छेद 350A, राज्य सरकारी भाषाई अल्पसंख्यक के बच्चों के लिए मातृभाषा में प्राथमिकता शिक्षा की व्यवस्था करें, यानी कि आर्टिकल 350 कहता है, स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी कि जो बच्चे माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको बिगिनिंग लेवल पे एजुकेशन माइनॉरिटी टंग में करानी है। अब हम देखते हैं इन प्रोविजंस का क्या प्रभाव पड़ा और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है, अल्पसंख्यक समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले बच्चे हैं वो एजुकेशन को जो है अपने अकॉर्डिंग एनहेंस कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग गेन कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। उनकी सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक अवसर सुरक्षित रहते हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ वाले ग्रुप हैं, जब उनको स्कूल इस्टेब्लिश करने का राइट मिल चुका है तो उसकी वजह से वो अपने कल्चर को जो है प्रिजर्व कर सकते हैं और उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ है कि उसको सेफगार्ड कर सकते हैं। यह संवैधानिक सुरक्षा, समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रणाली का आधार बनती है। ये जो एजुकेशन जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए गए हैं इसकी वजह से जो है एक प्रोटेक्शन मिलती है माइनॉरिटीज़ वाले ग्रुप्स को और इनका जो है पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाता है एजुकेशन सिस्टम में और इनको जो है इक्वल लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। निष्कर्ष है हमारा कंक्लूजन कि भारतीय संविधान ने भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्याओं की शिक्षा के अधिकार को सशक्त और संरक्षित किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एंड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज़, यानी कि हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है, जो माइनॉरिटीज़ वालों का लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है उसको स्ट्रेंथ किया है, उसको शेप प्रोवाइड की गई है और उसको प्रोटेक्ट करने में कई सारे प्रोविजंस दिए हैं। अनुच्छेद 29, 30, 350, 21A के माध्यम से अल्पसंख्यक बच्चों को समान अवसर और अपनी भाषा में शिक्षा, ये जो आर्टिकल था इनकी वजह से माइनॉरिटीज़ वाले बच्चों को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एजुकेशन में
और वो एजुकेशन को उनको जो है ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एजुकेशन को अपनी लैंग्वेज में गेन कर सकते हैं। यह व्यवस्था समानता, समावेशिता और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करती है, जिससे भारत में विविधता में एकता बनी रहती है। दिस फ्रेमवर्क एंश्योर्स इक्वालिटी, इंक्लूसिविटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन, मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। ये सारे प्रोविजंस की वजह से क्या है, हमारे इंडिया में इक्वालिटी इंक्लूड हुई है, इक्वालिटी इंक्रीज हुई है, इंक्लूसिविटी, सबका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, और जो हमारी इंडिया इतनी सारी डाइवर्स है उसको जो है एक यूनिटी प्रोवाइड हुई। गिव अवे का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज पॉलिसी रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल इन्फ्लुएंस इन इंडियन एजुकेशन, यानी कि किस लैंग्वेज की वजह से हमारा इंडियन एजुकेशन इन्फ्लुएंस हुआ है। ऑप्शन ए, प्रमोशन ऑफ मदर टंग ओनली। ऑप्शन बी, इक्वल स्टेटस टू ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी, डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन डी, कंप्लीट रिमूवल ऑफ इंग्लिश। तो बताइए कि किस लैंग्वेज की वजह से हमें आज भी हमारे इंडियन एजुकेशन में कॉलोनियल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द बिगेस्ट बैरियर टू ऑनलाइन एजुकेशन फॉर रूरल ड्यूरिंग द पैंडमिक वाज, यानी कि पैंडमिक के टाइम पे, ऑनलाइन एजुकेशन के टाइम पे रूरल गर्ल्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। ऑप्शन ए, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़। ऑप्शन बी, लैक ऑफ डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ऑप्शन सी, एक्सेसिव होमवर्क, या ऑप्शन डी, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस साल में इम्प्लीमेंट किया था वो हमें बताना है। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2009, या ऑप्शन डी 2011। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जो डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुमने इन्हें ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। और याद रखो, हमारे लेक्चर फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करो और अपने नोट्स सिक्योर कर लो। और हाँ, हर वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हो फ्री नोट्स का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट्स और DU सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।